स्वागत है आपका वेपर पावर साइकिल के लेक्चर 1 में। अभी तक हम लोगों ने पिछले कई लेक्चर्स में गैस पावर साइकिल की बात की थी, जिसमें कि जितने भी प्रोसेसेस साइकिल में इन्वॉल्व हैं वो उसमें वर्किंग फ्लूइड हमेशा गैस फॉर्म में रहता है। अब हम चर्चा करेंगे वेपर पावर साइकिल में, जिसमें कि जो भी वर्किंग फ्लूइड हम कंसिडर करेंगे वो वेपराइज्ड भी हो सकता है और कंडेंस भी हो सकता है। इसका मतलब ये है कि वो गैस में भी रह सकता है, वेपर फॉर्म में भी रह सकता है और लिक्विड फॉर्म में भी। और इस तरह से ये जो यूटिलाइज़ करेंगे जो प्रोसेस को, उसमें हम अल्टरनेटिव वेपर और कंडेंस फॉर्म में रखेंगे। और ख़ास तौर पे हम लोग बेसिक रैंकिंग पावर साइकिल के बारे में बात करेंगे। जो पावर साइकिल हम लोग यूज़ करेंगे, वेपर पावर साइकिल, उसमें जो वर्किंग फ्लूइड है वो स्टीम रहता है, जो कि अल्टरनेटिवली ये वेपराइज होगा या वो कंडेंस होगा। और आप क्वेश्चन ही पूछेंगे कि स्टीम ही क्यों? क्योंकि ये सबसे इजीली अवेलेबल है, मतलब बहुत ही आराम से मिल जाता है और सबसे थोड़ा लो कॉस्ट भी है, और इसका एक हाई इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन है। इसका मतलब इसमें हीट भी आप ज़्यादा दे सकते हैं जब आप फेस चेंज कर रहे हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट बन जाता है एक तरह का रीज़न इसको यूज़ करने का। तो ये वेपर पावर साइकिल में स्टीम यूज़ होगा आपका, जो कि वर्किंग फ्लूइड होगा। अब ये क्वेश्चन उठता है कि जब आप वर्किंग फ्लूइड ऐसा लेते हैं जो कि कंडेंस भी हो सकता है, तो क्या आपको आइडियल साइकिल लेना चाहिए एक मॉडल के फॉर्म में? आपने जैसे देखा कि कार्नोट साइकिल जो है सबसे एफिशिएंट साइकिल बनता है अगर वो दो टेम्परेचर के स्पेसिफिक कंडीशन में लेते हैं। और लेकिन ये इस केस में अगर आप वर्किंग फ्लूइड आपका स्टीम है और ये इसको आपको अप्लाई करना है कार्नोट काइंड ऑफ प्रिंसिपल को, तो इस तरह का फॉर्म लगेगा, जिसमें कि आपका जैसे 1 to 2 जो है वो फ्लूइड जो है वो इवापोरेट कर रही है। ये आपका टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी प्लॉट है। यहाँ पे ये लिक्विड में है, सैचुरेटेड लिक्विड, और ये आपका हीट इन होता है और ये पहुँचाता है आपको सैचुरेटेड वेपर में, जो कि 2 है। फिर आपके एक्सपैंड कर रहे हैं एसिंट्रोपिकली, तो ये 2 फेज रीजन में है। फिर आपका ये कंडेंस हो रहा है, ये 3 to 4, ये भी आइसोथर्मली है और रिवर्सिबली है कंडेंसर में, ठीक है। और फिर 4 to 1 जो है वो आइसेंट्रोपिकली कंप्रेस हो रहा है कंप्रेसर में। लेकिन क्या ये जो हमने साइकिल अभी दिखाया है, ये तो कार्नोट साइकिल का इसी तरह का आपका बनता है, तो क्या ये यूज़ कर सकते हैं ये डोम में, जिसे सैचुरेटेड डोम कहते हैं, ये 2 फेज रीजन में है, क्या ये सूटेबल है? प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको 2 फेज रीजन में काम करना पड़ेगा ऐसे केस में। तो ये ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है, ये लिमिट कर देता है। अगर आप 2 फेज़ में ही आप हीट ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि क्यू इन जो है वो फिक्स हो गया, क्योंकि ये केवल आपके 2 फेज़ लिमिट पे ही काम करेगा, मतलब वो डेल्टा एच हो जाएगा सीधा और एच एफ जी हो जाएगा, ठीक है। तो ये लिमिट कर देता है हीट ट्रांसफ़र को, और लिमिटेड, इसका मतलब लिमिटेड इफ़िशेंसी है, क्योंकि आपका क्यू इन फिक्स हो गया, तो काइंड ऑफ लिमिटेड इफ़िशेंसी है। दूसरा कारण ये है कि आपकी जो एसिंट्रोपिक एक्सपेंशन है, ये वाला 2 और 3, ये इसमें आप देखिए तो ये क्वालिटी जो है वो 100% नहीं होगी, तो ये 90% से लेस है। तो इसमें क्या है, ये टर्बाइन काम करता है, एक्सपेंशन मतलब टर्बाइन, ठीक है। तो ऐसे में बड़ा दिक्कत हो जाता है, क्योंकि टर्बाइन को जो लो क्वालिटी स्टीम हैंडल करना बड़ा डिफ़िकल्ट काम होता है, तो ये भी प्रॉब्लमेटिक है। दूसरा ये है कि आपका ये कंप्रेशन जो यहाँ पे है 4 to 1, ये भी आपका दिक्कत है, क्योंकि कंप्रेशन में भी आपको 2 फेज रीजन काम करना पड़ रहा है, तो ये भी एक दिक्कत है। तो इसीलिए कार्नोट साइकिल एक आइडियल अप्रॉक्सीमेशन नहीं है एक्चुअल डिवाइस का, और वो रियलिस्टिक नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग कुछ और अपनाते हैं एज ए मॉडल। क्या हम इसे ऊपर नीचे कर सकते हैं? तो उसमें भी और दिक्कतें हैं, तो ये प्रैक्टिकल बन नहीं पाता फिर भी, तो इसे अप्रोक्सीमेट करने के लिए हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। तो इसके लिए निकल के आता है रैंकिंग साइकिल। तो रैंकिंग साइकिल जो है वो एक आइडियल साइकिल है आपका वेपर पावर साइकिल में। ये कोशिश ये करता है कि भाई आप अगर, जैसे कि इस केस में अगर आप चाह रहे थे कि चले ठीक है, ये जो कार्नोट है जो डोम के अंदर नहीं है, चलिए डोम के बाहर कुछ करते हैं, तो ये इसको आपको ये वाला पोर्शन को सुपर हीट करना पड़ेगा, मतलब हायर टेम्परेचर पे रखना पड़ेगा,
है कि नहीं। तो ये अवॉइड करेगा इन सब चीज़ें। रैंकिंग साइकिल क्या करता है, ये अवॉइड करता है इस इश्यूज़ को कि आपको सुपर हीट करना पड़ेगा बॉयलर में, और कंडेंसिंग जो है कंप्लीट कंडेंसिंग करना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ आपको कंप्लीट कंडेंस करना पड़ेगा। दैट मीन्स ये कंप्लीट हो गया कंडेंसिंग, कंप्लीट कंडेंसिंग। तो अगर आपको कार्नोट साइकिल यूज़ करना है तो आपको ये कंडीशन को मेंटेन करना पड़ेगा, और ये काफ़ी इम्प्रैक्टिकल कंडीशंस हो जाते हैं। इसीलिए रैंकिंग साइकिल ये वो अवॉइड करता है इसको, इसे निकालता है एक नए ढंग से जो है इसके साइकिल बनाया गया है। तो इस पर थोड़ा नज़र डालते हैं कि क्या करते हैं रैंकिंग साइकिल में। तो रैंकिंग साइकिल में द आइडिया तो वही है कि आपको टर्बाइन यूज़ करना है, पंप यूज़ करना है, कंडेंसर यूज़ करना है, बॉयलर यूज़ करना है। किसी भी पावर साइकिल में आपको ये नॉर्मल ये 4 डिवाइसेस तो यूज़ ही करने हैं। तो किस तरह से हम बना सकते हैं, तो इसमें एक सिंपल सा एक मॉडिफिकेशन ये है कि पहला कि ये जो पॉइंट है आपका जो बॉयलर है, ठीक है, बॉयलर लेट्स से 2 से 3 तक लेके आता। तो ऐसा नहीं कि 3 जो है वो केवल सैचुरेटेड वेपर पे ही जाके एंड होता है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि ये कहीं हायर टेम्परेचर पे जाके एंड होता है, ठीक है। तो क्यू इन इतना सप्लाई करते हैं कि 2 जो लिक्विड है ये, जो कि सपोज यहाँ पे है, 2 से लेकर हम 3 तक ले जाते हैं। तो 2 से लेकर ये हम 3 तक ले जाते हैं, ठीक है। और ये हो गया जो ये प्रेशर, ये हो गया पी बॉयलर प्रेशर। ये बॉयलर प्रेशर पे इतना हीट हम डालते हैं। फिर 3 से 4 एक्सपेंशन हुआ, और ये इस पॉइंट पे हो गया कि इसकी जो क्वालिटी है वो क्लोज टू 100% है। तो बहुत ही क्लोज ली जो है वो सैचुरेटेड वेपर तक लेके आते हैं। तो ये आपका टर्बाइन वर्क हो गया। और 4 से जो है 1 तक जो है ये कंप्लीट सैचुरेशन, कंप्लीट कंडेंसेशन हो गया, जो कि लिक्विड पे आ गया। तो ये हो गया सैचुरेटेड लिक्विड 1। और 1 से 2 जो है वो काम करता है पंप, जो कि हायर प्रेशर पे लेके आता है। ये हो गया लोअर प्रेशर, और ये पी बॉयलर पे। तो इसमें आपने क्या किया कि आपने अवॉइड किया पहले तो ये कंप्लीट डोम जो के अंदर जो ये कर रहे थे, और अब ये है कि आपको क्यू इन जो है आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। दूसरा ये कि जो ये आप ये चाह रहे थे कि भाई कंप्लीट कंडेंसेशन ऑलमोस्ट हम लोग ये अचीव कर चुके हैं, लेकिन आपको ये वाला कंडीशन की रिक्वायरमेंट नहीं है कि दोनों 1 to 2 जो है वो हायर टेम्परेचर पे है। इसका मतलब 4 to 1 आपको जो कंप्रेस करना पड़ता है उसमें हायर टेम्परेचर पे करना पड़ता। अब रिक्वायरमेंट नहीं है। आपने जैसे कंप्रेस किया वो 1 to 2 जो है वो काइंड ऑफ आपने कंप्रेस तो किया, लेकिन इतना हायर, इतना ही नहीं कि आपको सुपर क्रिटिकल कंडीशन तक लेके गया टेम्परेचर को। तो इस तरह से ये आपने इफ़ेक्टिवली साइकिल बनाया। और चूंकि हमारा पर्पस क्या है कि वर्क पावर आउट का है, तो नेट पावर आउट तो एरिया अंडर द कर्व है। तो इवेंचुअली आपको ये इतना इफ़िशिएंट नहीं होता, ये इनफैक्ट ज़्यादा इफ़िशिएंट है। तो ये हमारा पर्पस मीट करता है। सो रैंकिंग साइकिल में आपके पास 4 प्रोसेस हैं। 1 to 2 जो है यहाँ दिख रहा है वो है एसेंट्रोपिक कंप्रेशन इन अ पंप। दूसरा है फिर कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन इन अ बॉयलर, जो कि 2 to 3 है। ये वाला है 2 to 3। फिर एसेंट्रोपिक एक्सपेंशन इन टर्बाइन, मतलब ये है कि 3 to 4 जो है ये आपका टर्बाइन काम करेगा, लेकिन एसेंट्रोपिकली करेगा। तो ये सब चूँकि आइडियल कंडीशन लगा रखा है, तो इसलिए हम लोग आइडियल साइकिल कह रहे हैं रैंकिंग साइकिल को। कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन, यहाँ पे आपका हीट रिजेक्शन हो रहा है 4 to 1, मतलब जहाँ पे कंडेंसेशन हो रहा है, ठीक है। तो प्रैक्टिकली क्या होगा कि सैचुरेटेड जो लिक्विड है वो यहाँ पे सैचुरेटेड लिक्विड होगा, वो पंप में जाएगा, और वो कंप्रेस करेंगे हम लोग कि जिससे कि यहाँ सेकंड पे जब ये निकल के आएगा तो यहाँ पे जो प्रेशर है वो पी बॉयलर पे निकल के आएगा। बॉयलर का प्रेशर फिक्स होगा, पी जो है पी बॉयलर फिक्स होगा, ठीक है। और फिर बॉयलर, जब वाटर बॉयलर में निकला तो बॉयलर में ये सुपर हीटेड कंप्रेस्ड लिक्विड से ये सुपर हीटेड जो है यहाँ पे निकल के आएगा, सुपर हीटेड कंडीशन पे, हीटेड वेपर, ठीक है। और फिर जब ये एक्सपैंड होगा तो एक्सपैंड होने के बाद इतने प्रेशर और टेम्परेचर वो ड्रॉप करेगा, जिससे कि वो 2 फेज़ रीजन में आ जाए। तो यहाँ पे ये 2 फेज़ रीजन में आ गया, ठीक है, और सैचुरेटेड लिक्विड वेपर में आ गया। 2 फेज़ मतलब ये हो गया कि सैचुरेटेड लिक्विड वेपर प्लस वेपर। सो यहाँ पे पहुँच गया 2 फेज़ सैचुरेटेड लिक्विड प्लस वेपर।
अब यहाँ से फिर कंडेंस होकर ये सैचुरेटेड लिक्विड पे निकल के आता है 1 पे। ठीक है, तो ये है आपका आइडियल रैंकिंग साइकिल। अब इस पे आप एनर्जी बैलेंस लगा सकते हैं। चूँकि ये स्टेडी फ्लो डिवाइसेस हैं तो हर स्टेडी फ्लो डिवाइस का आप एनर्जी बैलेंस लगा सकते हैं। आप ये मान के चले कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल चेंजेस नेग्लिजिबल हैं, तो क्यू इन माइनस क्यू नेट इन माइनस क्यू नेट आउट इक्वल टू आपका जो है डेल्टा एच आ जाएगा। और आप कह सकते हैं कि क्यू इन प्लस क्यू आउट प्लस डब्ल्यू इन माइनस डब्ल्यू आउट। ठीक है, तो ये हो गया आपका नेट इन हो गया एक तरह से प्लस करके, इज इक्वल टू चेंज इन इंथैल्पी हो गया। अब ये किसी भी डिवाइस पे लगा सकते हैं आप। तो जैसे कि आप पंप में अगर बात करें तो पंप में आपका एडियाबैटिक है तो Q इक्वल टू 0 है, तो W पंप इन क्या हो जाएगा, सिंपल सा चेंज इन इंथैल्पी हो जाएगा H2 माइनस H1। ठीक है, इसी तरह से बॉयलर पे बात करें तो बॉयलर में कोई वर्क नहीं हो रहा है, Q इन आपका जो हो जाता है सिंपल सा H3 माइनस H2, क्योंकि Q आउट नहीं है, केवल Q इन है। टर्बाइन में आपका Q 0 है तो आपका W टर्बाइन आउट इक्वल टू H3 माइनस H4 है। और कंडेंसर में अगेन आपके पास कोई वर्क नहीं कर रहा है, केवल Q आउट है, तो Q आउट आपका चेंज इंथैल्पी हो जाएगा H4 माइनस H1। तो ये आप लेके चलेंगे एज अ ईच, जो हर डिवाइस का जो है बैलेंस, एनर्जी बैलेंस के माध्यम से आप निकालेंगे ये। ओके, अब ये तो आइडियल कंडीशन है, इसको ध्यान दिया जाए। और अब ये है कि बाय डेफिनेशन आप थर्मल एफिशिएंसी भी निकाल सकते हैं। थर्मल एफिशिएंसी आपका नेटवर्क हो गया डिवाइडेड बाय क्यू इन हो गया, जो कि 1 माइनस क्यू आउट बाई क्यू इन है। अब इसमें आप डब्ल्यू नेट जो है क्यू इन माइनस क्यू आउट इक्वल टू टर्बाइन आउट का जो वर्क है माइनस डब्ल्यू पी इन। आप चाहे तो इसमें बैक रेशो भी निकाल सकते हैं, जो आपको रेशो लगा के, वो हम लोग जैसे पिछले लेक्चर में भी चर्चा की थी, गैस पावर टर्बाइन के केस में, गैस टर्बाइन जो साइकिल्स है। अच्छा, अब इसमें आगे क्या करते हैं कि अभी कोशिश करते हैं कि इसको, ये जो कॉन्सेप्ट है इसको समझे एक प्रश्न के माध्यम से, और इसको अप्लाई करते हैं एक क्वेश्चन में इस कॉन्सेप्ट को। देखिए, आइडियल रैंकिंग साइकिल ही लेंगे अभी, और सिंपल हम कह रहे हैं कि इसमें स्टीम पावर प्लांट है जो कि ऑपरेट कर रहा है एक सिंपल आइडियल रैंकिंग साइकिल पे, जो कि अभी हमने चर्चा की। और स्टीम जो है वो 3 मेगा पास्कल पे इंटर करता है बॉयलर में, इस कंडीशन में, सैचुरेटेड लिक्विड कंडीशन में, और निकल के आता है 350 डिग्री सेल्सियस पे और 3 मेगा पास्कल पे, जो कि टर्बाइन में जा रहा है। टर्बाइन से ये एक्सपेंड होकर 75 किलो पास्कल पे निकल के आता है ये स्टेट 4 पे, जो कि सैचुरेटेड लिक्विड वेपर में है। और ये कंडेंस हो जाता है आपका इसी प्रेशर पे रहता है, लेकिन कंडेंस हो जाता है लिक्विड सैचुरेटेड लिक्विड पे। ठीक है, और ये सैचुरेटेड लिक्विड प्लस वेपर है, 2 फेज रीजन है। ठीक है, अब इसमें मैंने ये बताना है कि इसकी थर्मल एफिशिएंसी कितनी है। ठीक है, तो ये आपका जैसे ये है, यहाँ से आपका क्यू इन है और ये आपका क्यू आउट है। ठीक है, ओके, तो इसको कैसे करेंगे आप, बेसिकली हमें ईटा निकालना है। और क्यू इन जो है वो बेसिकली जो है वो आ जाएगा H3 माइनस H2, और क्यू आउट है जो है H4 माइनस H1। तो ये आपको पता है, तो ये पता करना है, ये आपको पता करना है। और ये आपको पता कहाँ से चलेगा, ये आपको स्टीम टेबल से पता चलेगा। तो पहले तो ये सब इन्फॉर्मेशन अगर आप स्टीम टेबल से निकाल सके तो आराम से सब चीज़ें हो सकती हैं आपसे। ठीक है, तो अब कोशिश करते हैं स्टीम टेबल से देखने का। चलिए हम शुरुआत करते हैं। पहले हम स्टेट 1 की बात करते हैं। इसमें ये है आप P1 75 किलो पास्कल, और ये है सैचुरेटेड लिक्विड। ठीक है, ये सब जो है टेबल से आपको निकालना पड़ेगा ये सब डेटा। तो मैं यहाँ पे लिस्ट कर देता हूँ जो टेबल से मैं यूज़ करना है। टेबल A5, A4 एंड A6, ये स्टीम टेबल्स हैं। यहाँ से आपको मिल जाएगा H1
जो कि हम लोग लेंगे H, चूँकि ये सैचुरेटेड लिक्विड है इसलिए HF एट 75 किलो पास्कल, ठीक है। और ये V1 है जो VF एट 75 किलो पास्कल, ठीक है। अब स्टेट 2 जो है वो यहाँ पे आएगा। स्टेट 1 आपका सैचुरेटेड लिक्विड पे था। अब स्टेट 2 जो है ये है आपका 3 मेगा पास्कल पे। स्टेट 2 आपका 3 मेगा पास्कल पे है। और ये भी नोट कीजिएगा कि ये पंप है, तो पंप को हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि एसेंट्रोपिक है। तो S2 जो है वो S1 है, एंट्रोपी इसका कांस्टेंट है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ आपको ये भी नोट कीजिए कि ये जो वर्क है, अगर आप बैलेंस करें तो वर्क जो हम पंप कर रहे हैं ये आपका S2 माइनस H1 होगा। इस पर अगर बैलेंस करें तो ये वर्क इन है, और S2 फ्लो के हिसाब से देखा जाए तो S2 माइनस H1 है। और इस पंप का जो है हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि ये V1 डेल्टा P है, ये हमने पहले भी डिराइव किया हुआ है। तो ये हो गया V1 P2 माइनस P1। तो प्रेशर हमें पता है, ये आपका P2 है, तो ये P2 पता है, P1 पता है, और V1 हमने यहाँ से निकाला, तो आपको ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो वर्क है ये निकल के आता है 3.3 किलो जूल्स पर kg, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ से H2 भी मिल जाएगा। तो H1 आपके पास टेबल से पता चल गया, H2 जो है यहाँ से निकल गया, H1 आपको टेबल से पता चल गया। अब आते हैं हम लोग स्टेट 3 पे। ये आपका आउटलेट है जो पंप जो बॉयलर से निकल के आया है, वो है आपका 3 मेगा पास्कल 350 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यहाँ से आपको H3 मिल जाएगा, S3 मिल जाएगा। ये कहाँ से मिलेगा? टेबल से मिलेगा, सुपर हीटेड टेबल से, ठीक है, सुपर हीटेड टेबल से मिल जाएगा। ये आपका डेटा जो है ये दिया हुआ है टेबल्स में, तो ये आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो आपके पास S3 भी मिल गया, ओके। अब आप स्टेट 4 में जाएंगे जो कि यहाँ है, जो कि टरबाइन के एग्ज़िट में है कंडेंसर से पहले। तो आपका ये स्टेट 4 है। यहाँ पे आपको कंडेंसर प्रेशर पे निकल के आता है जो कि 75 किलो पास्कल है। और ये हम लोग कह रहे हैं ऑलरेडी ये सैचुरेटेड मिक्सचर है, सैचुरेटेड लिक्विड प्लस वेपर मिक्सचर है, ठीक है। और ये भी है कि ये जो टरबाइन जो काम कर रहा है वो आपका आइसेंट्रोपिक है। इसका मतलब S3 जो है S4 जो है इक्वल टू S3 है। अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं X4, जो कि ये सैचुरेटेड लिक्विड है तो इसका X4 होगा, इसका कोई ना कोई क्वालिटी होगी। वो क्या होगी? वो होगी S4 माइनस HF डिवाइडेड बाई SFG। यहाँ से निकाल सकते हैं, तो ये आपका टेबल से आ जाएगा। सैचुरेटेड टेबल से आप ये इन्फॉर्मेशन एट 75 किलो पास्कल पे आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है S4 वैल्यू यहाँ से, और SF और SFG जो है वो टेबल से मिल जाएगी, ठीक है। तो ये X4 जो निकल के आता है यहाँ पे 0.8861। यहाँ से फिर आप निकाल सकते हैं H4, ठीक है। तो HF और HFG आपका 75 किलो पास्कल पे आप निकाले, और वहाँ X4 जो है आप यहाँ यूज़ करें, ये वाला यहाँ से। तो यहाँ से आपको ये H4 मिल जाएगा। अब आपके पास इंथैल्पी हो गया, हर कंडीशंस पे आपको इंथैल्पी मिल गया है। अब आपको आराम से QIN निकाल सकते हैं। QIN जो है आपका ये है, QIN जो बॉयलर पे है, जो कि आपका H3 माइनस H2 होगा, और Q आउट क्या होगा? H4 माइनस H1 होगा। तो इस तरह से आप अपना QIN और Q आउट निकाल सकते हैं, जो कि निकल के आता है 2728.6 किलो जूल्स पर kg, और ये हो गया 2018.6 किलो जूल्स पर kg। और क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि इसकी थर्मल एफिशिएंसी कितनी है, तो ई थर्मल जो है वो 1 माइनस Q आउट बाई QIN। तो यहाँ से निकल के आता है 0.260 और 26%, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे हमने इस तरह से किया हुआ है। हम चाहे तो इसको डब्ल्यू नेट से भी कर सकते हैं बाई क्यू इन, और डब्ल्यू नेट जो है वो करने के लिए आपको डब्ल्यू नेट आउट जो होते कहते हैं ना, उसे करने के लिए आपको ये भी कर सकते हैं कि आप टर्बाइन जो आउट है माइनस पंप इन है वो अगर निकाले तो ये आपका डब्ल्यू नेट हो गया, ठीक है। और डब्ल्यू टर्बाइन आउट क्या होगा, जो कि आपको टर्बाइन आउट क्या होगा, H3 माइनस H4 है। तो देखा जाए तो ये आपका H3 माइनस H4 हो गया। और ये आपका पंप इन है, पंप इन आपने पहले भी निकाला हुआ है जो कि H2 माइनस H1 है। तो यहाँ से ये डब्ल्यू नेट आ गया, ठीक है। ये भी करेंगे तो भी एग्जैक्टली वही वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो एक तरह से ईटा जो है इसका ये कहता है कि 26% जो है आपका जो हीट आता है वो जो कन्वर्ट हो रहा है नेट वर्क में, जो बॉयलर में आ रहा है 26% जो हीट है उसका जो है वो नेटवर्क में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, एक नोटिस कीजिएगा कि जो ये बैक रेशियो है इसका, बैक वर्क रेशियो जो डब्ल्यू इन बाई डब्ल्यू आउट है, मतलब ये है कि डब्ल्यू इन का मतलब वो आपका जो पंप जो आपका पंप में कर रहे हैं और जो टर्बाइन से निकाल रहे हैं, तो ये करीबन 0.004 आता है जो कि 4% है ना। इसीलिए ये स्टीम के जो बैक वर्क रेशियो बहुत कम होती है। अगर आप याद रखें जो हम लोग लास्ट टाइम जो डिस्कस किए थे उसमें गैस टर्बाइन जो है करीबन आपका जो वेपर जो आपका गैस बेस्ड जो पावर साइकिल है उसमें करीबन 40 से 80% जो है आपका ये करीबन बैक वर्क रेशियो रहता है, जबकि यहाँ पे 4%, इसीलिए इसको प्रेफर ज़्यादा करते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत कम है और इसका मतलब ये है कि आपका जो बहुत ही कम परसेंटेज आपको यूज़ करना पड़ता है पंप चलाने के लिए। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये उठता है कि अगर आप इसे मानते कि ये पूरा का पूरा जो है वेपर पावर साइकिल को आपने कार्नोट के बेसिस पे चलाया होता कि 2 टेम्परेचर के उसमें, तो क्या होता। तो अगर थर्मल एफिशिएंसी अगर हम लोग एज्यूम करें, थर्मल एफिशिएंसी ओके कार्नोट के हिसाब से अगर होता, ऑपरेटिंग जो है जो कि टी मिनिमम और टी मैक्सिमम के बीच में है, तो हम चूँकि वो इसको ऐसे लिखते हैं टी मिनिमम बाई टी मैक्सिमम, जो कि हम लोग कहते हैं ना टी ज़ीरो और लो डिवाइडेड बाई टी हाई, तो इसको ऐसे लिखा जाए टी मिनिमम बाई टी मैक्सिमम। तो टी मिनिमम जो है आपका यहाँ पे जो टेम्परेचर आता है वो एक नोटिस कीजिए, तो वो एक तो टी मैक्सिमम 350 है और टी मिनिमम जो है आपका जो कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर है 750 किलो पास्कल का वो है। तो वो अगर देखा जाए तो इसकी वैल्यू अगर डाले तो 1 माइनस 91.76 प्लस जो 273 केल्विन है, और ये है आपका 350 प्लस 273 केल्विन, तो ये निकल के आता है 0.415। तो ये नोट कीजिए कि ये जो हमने किया है इसमें देख रहे हैं कि कार्नोट साइकिल का ऑपरेशन की एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, और जबकि हमारी जो एफिशिएंसी है रैंकिंग साइकिल की एफिशिएंसी जो है वो कम है, 26% है, और ये 41.5% है। तो अगर कार्नोट के हिसाब से चलते तो ये इसकी जो लिमिट बहुत है। तो क्या रीज़न है इसका, तो एक तो बहुत बड़ा रीज़न ये है कि कार्नोट जो है वो उसमें जो आउटसाइड जो साइकिल है उसका भी जो इरिवर्सिबिलिटी उसको नेगलेक्ट कर देते हैं। रैंकिन में क्या है कि आउटसाइड द साइकिल है जो हमारे फर्नेस और जो गैस कंबशन के हिसाब से है उसमें टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा। तो दोनों जो हमने कार्नोट के और इसमें रैंकिंग साइकिल के बीच में जो एफिशिएंसी का जो फ़र्क है वो केवल इसके लिए है क्योंकि हमारे जो टेम्परेचर डिफरेंस जो है जो गैस पावर साइकिल में यूज़ होता है और जो हमारे स्टीम में है उसमें स्टीम में बहुत ज़्यादा होता है डिफरेंस। जो स्टीम वाले केस में डिफरेंस जो टेम्परेचर का बीच में जो डिफरेंस है वो ज़्यादा है कंपेयर टू जो गैस में, इसीलिए इसके साथ जो इरिवर्सिबिलिटी जुड़ी हुई है वो ज़्यादा होगी कंपेयर टू आपके जो गैस बेस्ड कंबशन है जो है।
तो इन जनरल ये आप नोटिस करेंगे। तो रैंकिंग साइकिल का जो एफिशिएंसी है वो 26% है और जो आपका कार्नोट बेस है वो 41.5% है। तो इसका रीज़न क्या है? तो कार्नोट जो है वो टोटल रिवर्सिबल है, एक्सटर्नली भी रिवर्सिबल होगा, जबकि आप रैंकिंग की बात करें तो रैंकिंग एक्सटर्नली इरिवर्सिबल है और इसका जो रिवर्सिबिलिटी काफ़ी हाई है, क्योंकि जो स्टीम और जो गैस पे यूज़ हो रहा है आपका कंबशन गैसेज जो फर्नेस के बीच में जो होगा जहाँ से आपका हीट आ रहा है वो उसके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस बहुत होगा, इसकी वजह से इरिवर्सिबिलिटी ज़्यादा है। चलिए मैं ऐसे आगे बढ़ते हैं, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जो एक्चुअल आपका पावर साइकिल होगा वो आइडियल रैंकिंग साइकिल से डिविएट करेगा, वो अलग होगा, क्योंकि उसमें जैसे हमने कहा कि हर जगह इरिवर्सिबिलिटी है, वैसे ही आपका पंप में और टरबाइन में इरिवर्सिबल होगा। तो इसीलिए जो इंट्रॉपी कांस्टेंट नहीं होगी। अगर 1 से 2 में जहाँ पे पंप कर रहे हैं लिक्विड को, जो सैचुरेटेड लिक्विड से कंप्रेस कर रहे हैं, तो 2 वाला जो है ये शिफ्ट हो जाएगा हायर इंट्रॉपी पे, ठीक है, और इसकी वजह से हायर टेम्परेचर भी आ जाएगा। तो इसलिए इस लाइन पे ऊपर की तरफ जा जाएगा इस पर्टिकुलर प्रेशर पे। बट इन जनरल बॉयलर में भी प्रेशर ड्रॉप होगा और आपके कंडेंसर में भी होगा, तो इसलिए डैशेस लाइन देते हैं एक्चुअल साइकिल में। दूसरा है कि आपका टरबाइन के साथ भी इरिवर्सिबिलिटी जुड़ी है, तो इसीलिए आपका जो एक्चुअल होगा वो ये नहीं होगा, ये इस तरह से होगा कि या तो ये भी नहीं होगा, ये होगा, जो इसमें कि आपका इंट्रॉपी बढ़ जाएगी। तो अगर हम लोग इसके प्रेशर ड्रॉप को इग्नोर कर देते हैं तो आप ये मान लीजिए कि ये 1 जो है आपका कंडेंसर से निकलने आने के बाद होगा, तो यहाँ पे कंडेंसर एंड होता है, तो कंडेंसर का आउटलेट में ये 1 होगा। 1 से 2 S जो हम एक्सपेक्ट करते हैं आइसेंट्रोपिक, ठीक है, लेकिन चूँकि यहाँ पे इरिवर्सिबिलिटी है पंप के साथ, तो ये यहाँ लैंड होगा जो कि एक्चुअल होगा, ठीक है, नोट कीजिए यहाँ पे लैंड हुआ आइसोलेटर में, और इसी प्रेशर पे, कांस्टेंट प्रेशर पे ये ऑपरेट हुआ टिल 3 तक पहुँचा। और 3 के बाद जो 3 तो जो बॉयलर के एग्जिट में से निकला इस प्रेशर पे और टेम्परेचर हाई हो गया। अब ये एग्जॉस्ट ये एक्सपैंड करता है टरबाइन पे, लेकिन अब ये आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन नहीं है और यहाँ पे इरिवर्सिबिलिटी जुड़ी है, तो इसलिए ये इसकी एंट्रोपी थोड़ी बढ़ जाएगी और यहाँ लैंड करेगा एग्जिट में। तो इसलिए इसकी जो ईटा है, जो सेकंड लॉ ऑफ एफिशिएंसी के हिसाब से ईटा पावर का WS आइसेंट्रोपिक वर्क डिवाइडेड बाय WA और इसका WA डिवाइडेड बाय आइसेंट्रोपिक। तो ईटा ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर ईटा पता है तो आपको पता है कि H2S माइनस H1 हो गया चेंज इन एंथैल्पी अक्रॉस जो आपका पंप के एक एंड से दूसरे एंड में, लेकिन आइसेंट्रोपिक कंडीशन पे डिवाइडेड बाय एक्चुअल कंडीशन पे। वही आपका सेकेंड लॉ ऑफ एफिशिएंसी ईटा जो टरबाइन का है वो होगा H3 माइनस H4 जो एक्चुअल है, जो टरबाइन के एंड पॉइंट्स पे है, एग्जिट पॉइंट पे और एंट्री पॉइंट पे, डिवाइडेड बाय जो वही डिफरेंस जो है आइसेंट्रोपिक कंडीशंस पे, ठीक है। अब इसका कुछ हम लोग एग्जांपल भी देख सकते हैं कि किस तरह से यूज़ करना है। तो यही एक लेंगे जो हमने पहला किया था प्रॉब्लम अभी, उसमें ये कंसिडर करें कि जो टरबाइन हमने यूज़ किया, जो पंप हमने यूज़ किया, उसकी एफिशिएंसी 100% नहीं है, उसकी आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी है जो कि 87% है टरबाइन की, और आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी जो पंप की है वो 85% है, ठीक है। तो ये आपको एफिशिएंसी दे दी विथ रिस्पेक्ट टू जो आइडियल कंडीशन। तो अब यहाँ से आपको ये निकालना है कि टोटल अब क्या है, थर्मल एफिशिएंसी टोटल साइकिल की कितनी होगी और नेट पावर आउटपुट जो प्लांट का है अगर मास फ्लो रेट दिया है, तो ये दो चीज़ें हमें दी हुई है। तो इसमें हम लोग अज्यूम करेंगे कि स्टेडी ऑपरेटिंग कंडीशन है, काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी नेग्लिजिबल चेंजेस हो रहे हैं उसमें, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आता है कि कैसे करें। तो अब यह है कि चूँकि पंप जो है W पंप इन जो है वो एक्चुअल जो है वो देखा जाए तो ये क्या होगा, ये आपका नोटिस कीजिए पंप जो है W जो है वो पंप इफेक्टिवली अगर देखें इन, तो इन हो गया आपका H2A माइनस H1, ठीक है। और हमें पता है कि ईटा P जो है वो ये है, तो H2A माइनस H1 क्या है कि H2S माइनस H1 डिवाइडेड बाई H2A माइनस H1। इसका मतलब
आपका पास ये दिया हुआ है कि ईटा डब्ल्यू पंप इन जो है ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं H2S माइनस H1 डिवाइडेड बाई ईटा P। और ये जो है ये आपका आइसेंट्रोपिक कंडीशन में आप इसे WS जो इसे कह रहे हैं, ठीक है, जो कि आइसेंट्रोपिक कंडीशन पे पंपिंग होगा। ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि यही इस कंडीशन पे ये हम लोग अप्लाई कर सकते हैं V डेल्टा P ईटा P, इसका मतलब V P2 बाई P1 ईटा P, ठीक है। तो आपको यहाँ से मिल जाएगा V, हमें पता है V कैसे पता है, क्योंकि अपने V को लिखा हुआ है V1 और V1 जो है वो है VF एट 38 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा ये इन्फॉर्मेशन। तो ये निकल के आता है W पंप इन जो है 19.0 किलो जूल्स पर kg। अब टरबाइन की बात करते हैं, टरबाइन वर्कआउट। ठीक है, तो ये है निकल के आया W टरबाइन आउट। अगेन इस पे डेफिनेशन देख लीजिए, एक्चुअल जो है टरबाइन आउट क्या होगा, ईटा T मल्टीप्लाई बाई WS। तो ये हो गया आपका ईटा T WS टरबाइन, मतलब कि आइडल कंडीशन का टरबाइन। इसमें आप ये कह सकते हैं कि ये निकल के आया H यहाँ के हिसाब से H6 और H5। तो ये हो गया H6 माइनस H5, ठीक है। तो अगेन ये इन्फॉर्मेशन आप टेबल से निकाल सकते हैं। टेबल ये आपका हो गया टेबल जो एक्चुअल कंडीशन है 10 किलो पास्कल पे सैचुरेटेड मिक्स जो है निकाल के आया है। तो ये हो गया 6x H6 की जगह H5, ये एक्चुअली H5 होगा माइनस H6 होगा, 6 ऑफ S, मतलब कि आइसेंट्रोपिक कंडीशन पे। तो ये आप निकाल सकते हैं, ये एक्चुअली वही होगा जो पहले हमने यूज़ किया था। अगर देखा जाए तो 2115 हमने यूज़ किया था, लेकिन वैल्यूज़ हमने नहीं डाले हैं इसमें स्पेसिफिकली, ठीक है। तो ये निकल के आया इसमें टरबाइन आउट। ओके, तो नोट कीजिए इन लोगों ने जो डायग्रामेटिकली हमने थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट किया है कि एक्चुअल जो लॉसेस हैं वो दिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग इससे मतलब है ये वाला पार्ट जो है, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, हमें बॉयलर का इंफॉर्मेशन चाहिए क्योंकि हमें क्यू इन निकालना है, क्योंकि हमें ईटा निकालना है। तो बॉयलर क्या है, बॉयलर तो H4 माइनस H3 है, तो ये तो हमें मिल जाएगा आराम से। फिर W नेट निकालना है, W नेट आपका WT आउट हो गया माइनस W पंप इन हो गया। तो ये अभी हमने निकाला था, तो ये निकल गया, हमें ये भी निकल गया। ईटा निकालने के लिए आपको W नेट डिवाइड बाई Q इन है। सो Q इन जो है वो ये है, तो Q इन हमें पता है। H4 H3 आपको ये है, H4 H3 ये टेबल से निकलेगा, टेबल, ठीक है। ओके, केवल हमने ये नोटिस किया, केवल हमें WT आउट एंड पंप इन ये जो वैल्यूज़ हैं, जो कि ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में नहीं किया हुआ है, इसलिए इसकी वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी और वही हम मेजर कर रहे हैं इसमें। और दूसरी चीज़ ये कि H5 की वैल्यू भी हमने सीधा यहीं से निकाला है, इस डेटा से जो दिया हुआ है, तो इसमें हमने सीधा टेबल यूज़ किया हुआ है। अब W इन और डिवाइड बाई Q इन या करेंगे तो आपको ये निकल के आता है 36.1%। और पावर जो प्रोड्यूस किया है इस प्लांट ने, तो W नेट डॉट नेट हो जाएगा वो M डॉट इंटू W नेट हो गया। तो ये डेटा आ जाएगा। तो ये चूँकि ये निकाला है आपने, आपको जस्ट मास फ्लो रेट से मल्टीप्लाई करना है, इसलिए होगा, ठीक है। सो ये एक बात है कि इसको हम लोगों ने इस तरह से सॉल्व किया, ठीक है। तो इसमें मेन डेटा हमने डायरेक्टली यहाँ से लिया, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा स्कीमेटिक डायग्राम दिया गया और इसमें इसे दिया गया था कि भाई आपका जो पंप है वो 85% पे काम कर रहा है, आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी टरबाइन 87 पे काम कर रहा है, और बाकी आपको डेटा दी गई है। और ऑफ कोर्स नेचुरली हमें टेबल यूज़ करना है, तो हमें निकालना था थर्मल एफिशिएंसी, जो कि सीधी सी बात है, ये W नेट डिवाइडेड बाई Q इन है। सो Q इन निकालने के लिए आपको सिंपल सा H4 माइनस H3 किया।
W निकालने के लिए आपको टरबाइन आउट निकालना था, माइनस W पंप इन निकाला। टरबाइन आउट का निकालना है तो आप वही आपका जो एक्चुअल है वो ये है 15 माइनस दिस, बट ईटा दिया हुआ है। तो यहाँ से आपको काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गया इस बेसिस पे, जैसे कि हमने यहाँ पे किया। ठीक है, तो ये सब इन्फॉर्मेशन को नोट पे यूज़ भी करना है। जैसे H5 था तो H5 इन्फॉर्मेशन में पता था, और H6S करना था, क्योंकि बाकी अगर एक्चुअल में देखा जाए तो हमें ये बाकी चीज़ें इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है। इसमें एक इन्फॉर्मेशन की कमी है अगर एक्चुअल की बात करें तो इसलिए अगर 6x बात करें तो आप ये इन्फॉर्मेशन पता है, क्योंकि इसमें क्या होगा कि एसेंट्रोपिक पता है, S6 इज इक्वल टू S5, तो ये एसेंट्रोपिक कंडीशन में आपको ये निकल जाएगा S6, और H5 निकालना है, H5 हमें पता ही है पहले से। तो इससे हमें ये सब इन्फॉर्मेशन मिलने से हमें आराम से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और आपको जो एग्जांपल्स दी जाएंगे उसमें आपको काफ़ी अभ्यास करने को मिल जाएगा इस टाइप के प्रॉब्लम्स को, तो नेचुरली कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये वाला केस एग्जैक्टली वो नहीं है जो हमने यहाँ पे देखा। अगर ध्यान दिया तो इसमें दो तीन चीज़ें फ़र्क है। बस ये है कि इसमें एफिशिएंसी चेंज हो गई है, कुछ कंडीशंस हमने चेंज किए हैं इसमें। तो बट ये है कि आइडिया मोरलेस उतना ही है, जैसे यहाँ का प्रेशर भी चेंज हो गया, तो ये आइडिया मोरलेस उतना ही है। बट आप इसको ये समझे कि प्रोसेस जो है वो सिमिलर है। जहाँ पे भी आपको इनएफिशिएंसी आ जाती है और आपको वैल्यू दी गई है तो आपको यूज़ करना है। जहाँ पे आपके पास टेबल है आपको टेबल यूज़ करना है उसे, क्योंकि टेबल यूज़ करने के लिए आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए। जहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है वहाँ पे आपको देखना है कि आपको क्या अवेलेबल है। जैसे इस केस में आपके पास ईटा था तभी हमने ये यूज़ किया, अदरवाइज़ अगर हमें पास सब इन्फॉर्मेशन हो जाता तो हम सीधा H6 माइनस H5 कर लेते और हमें एक्चुअल जो टर्बाइन वर्क है वो भी मिल जाता। लेकिन H6 जो है वो हम निकाल नहीं पाते। ठीक है, तो इसीलिए हमें ये स्ट्रैटेजी अपनाना पड़ा इसमें, इस फॉर्म में, क्योंकि हमको ईटा दिया हुआ है। तो कुछ चीज़ें आपको ऐसे सॉल्व करनी पड़ेंगी, इस पर ध्यान दीजिएंगे आप। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये उठता है कि आप रैंकिंग साइकिल की एफिशिएंसी कैसे बढ़ा सकते हैं। देखिए, रैंकिंग साइकिल की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए आपको एरिया अंडर द कर्व को बढ़ाना होगा। एक तरह से देखा जाए तो एक तरीका ये है कि आप जो है इसका जो है प्रेशर है जो है कंडेंसर का, उसको अगर नीचे कर दे तो ये एडिशनल एरिया आपको मिल जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि भाई आप इसकी ये टेम्परेचर शिफ्ट कर दीजिए, सुपर हीट कर दीजिए, और जैसे कि यहाँ पे किया है तो ये एडिशनल आपको एरिया मिल जाएगा। ठीक है, और तीसरा ये है कि आप ये जो बॉयलर का प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ कर दीजिए। ठीक है, ऐसे में आपको टी एवरेज इसकी बढ़ जाता है, तो ये बढ़ने से ये आपका इंक्रीज़ हो जाएगा, लेकिन चूंकि ये शिफ्ट हो जाएगा लेफ़्ट में तो ये आपका कम हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें मॉइस्चर कंटेंट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा अगर शिफ्ट करते हैं। तो इसमें ऑफकोर्स कंपेरेटिव है कौन ज़्यादा है कैसे, एक तो आपका वैल्यू ज़्यादा मिल जाएगी लेकिन आपको ऑपरेशनली थोड़ा सा दिक्कत करेंगे। ठीक है, सो जैसे मैंने कहा कि ये ऑपरेशनली दिक्कत हो जाएगा अगर आप इंक्रीज़ करते हैं बॉयलर टेम्परेचर। बट अब क्या है कि मेजरली ये हैंडलेबल है, मतलब ये काम ये आराम से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। और अब मेजर जो बॉयलर का जो प्रेशर है जो आमतौर पे पहले 2.7 मेगापास्कल तक होता था, ठीक है, वो आप आजकल 30 मेगापास्कल तक होता है। तो इतना प्रेशर बढ़ गया है हमारा। तो नेचुरली ये जो इंक्रीज़ है ये ज़्यादा प्रेफर्ड है इंडस्ट्री में कि आप प्रेशर ही इसका बढ़ा दीजिए। तो आजकल जो है मैक्सिमम जो है पावर प्लांट जो है वो कभी सुपर क्रिटिकल भी काम करता है। इसका मतलब ये समझ लीजिए कि ऐसे भी काम करेंगे, सीधा ऐसे चलाएगा। सुपर क्रिटिकल का मतलब इधर सीधा है, यहाँ से सीधा इधर हो गया, तो ऐसे भी काम करेगा। और इसकी थर्मल एफिशिएंसी खासतौर पे 50% है अगर फॉसिल फ्यूल पे डिपेंड करता है। लेकिन जब हम लोग न्यूक्लियर प्लांट पे यूज़ करते हैं तो ये हम लोग कम टेम्परेचर पे करते हैं, जिससे कि सेफ्टी के लिए, इसकी वजह से इसका एफिशिएंसी कम होता है। और जो फॉसिल फ्यूल जो है पेट्रोल या जो आपका कोयला ये सब बंद है, ये इन सब चीज़ों पे आपका जो एफिशिएंसी है वो 50% तक है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया ये रैंकिंग साइकिल का पर्पस, ये कैसे आइडियल बना है। रैंकिंग साइकिल वेपर पावर साइकिल का एक कॉन्सेप्ट लगा के, जहाँ पे जो वर्किंग फ्लूइड है वो स्टीम है
और जो कि कभी लिक्विड होगा, कभी वेपर में होगा, डिपेंडिंग ऑन कि जो आपका प्रोसेस है। और इस तरह से अल्टरनेटिव ये फेस चेंज की वजह से ये साइकिल का फॉर्म लेता है। और इसी का अंडर द जो डोम के अंदर या बाहर किस तरह से यूज़ करते हैं उसके बारे में भी हम समझें, और किस तरह से इसके जो है एरिया अंडर द कर्व या उसको कैसे आप कौन सा पैरामीटर यूज़ करें जिससे कि इसकी आपकी एफिशिएंसी बढ़ा सकें। तो आशा करता हूँ आपको क्लैरिटी हुई है। कुछ हद तक हमने एग्जांपल के माध्यम से भी समझा, लेकिन इसमें थोड़ा सा सटलनेस, थोड़ा सा ट्रिक है, आपको उस पर ध्यान देना पड़ेगा। और एग्ज़ाम इन जनरल जो एग्ज़ाम पे इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो काफ़ी लेंदे होंगे, तो फंडामेंटली आपको समझना पड़ेगा उसमें। इसलिए जो एग्जाम्पल के प्रश्न होंगे उस पर इस टाइप के फोकस किया जाएगा कि आप प्रैक्टिस कर सकें। अगले लेक्चर में हम लोग रीहीट और रीजनरेटिव पावर साइकिल के बारे में बात करेंगे और फिर इस चर्चा को आगे ले जाएंगे। तब तक के लिए फिर मैं आपसे विदा लेता हूँ, फिर मुलाकात करेंगे अगले लेक्चर में।